हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। साथ ही साथ जो है कई जगह पे ये आपको अकाउंटिंग में भी टॉपिक दिख के आ सकता है। इसका एक शॉर्ट नोट आपके लिए आराम से एग्जाम में आ सकता है। साथ ही साथ एक लॉन्ग फेज क्वेश्चन भी बन सकता है जिसमें इसका एक छोटा सा पार्ट पूछा जाएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में, और पूरा का पूरा जो है यहाँ पे समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है और इसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कौन कौन से जो है स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट होती है, ताकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सको। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है क्या? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक ऐसी सर्विस है जो कि उन व्यक्तियों को दी जाती है जो कि फाइनेंशियल एनालिटिक्स हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ने का काम करते हैं, जो उनका सिर्फ मेन मकसद यही है कि वो कंपनी, अलग अलग कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मार्केट में उपलब्ध है यूजर्स के लिए, उसको देखें, पढ़ें और उनका एनालिसिस करके ये चीज़ दिखाएं कि इस कंपनी के फ्यूचर्स में क्या क्या जो है उतार चढ़ाव दिख सकते हैं, या पास्ट में इस कंपनी ने कितना बेहतर परफॉर्मेंस किया है, या फिर प्रेजेंट में ये कंपनी एक्चुअली में कहाँ स्टैंड करती है। तो ये सब स्टडी करना, ये सब एनालिसिस करना, ये एक व्यक्ति करता है जो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट कहलाता है, और उसके द्वारा ये सर्विस दी जाती है जहाँ पे वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़कर उसके बारे में जो है बताता है, ताकि लोगों को जो है उसको लेकर के डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। सो यहाँ पे ये क्या बोला गया है? दिस इज अ सर्विस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज व्हाट? इज जस्ट अ सर्विस जो कि रेंडर्ड की गई है बाय द फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब ये किसको दे सकता है वो सर्विस? किसी को भी दे सकता है। हो सकता है वो किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है अलग अलग कंपनीज की जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना और उनमें पैसा लगाना, या किसी भी वजह से उनके जो है स्टेटमेंट के बारे में वो जानकारी लेना चाहते हैं। तो वो क्या कर सकता है? वो ऐसे व्यक्ति को जो है एम्प्लॉय कर सकते हैं, जॉब पे रख सकते हैं, जो कि अलग अलग कंपनी के जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के उनको बताए कि भैया ये कंपनी का फ्यूचर प्लान्स ऐसा हो सकता है, फ्यूचर प्रोजेक्शन ऐसा हो सकता है। या फिर जो है किसी भी अदर पर्सन जो कि इन्वेस्टमेंट के पर्पस से जानना चाहता है कंपनी के प्लान्स या कंपनी का फ्यूचर, तो वो उससे को भी सर्विस दे सकता है। तो ये क्या बोला गया है? एनालिटिक्स जो है ये यहाँ पे सर्विस देते हैं। सर्विस किसको दे सकते हैं? या तो अपनी मास्टर ऑर्गेनाइजेशन यानी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, और टू द क्लाइंट या फिर किसी भी क्लाइंट को टू असिस्ट इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ताकि जो है उनको अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हेल्प मिल सके, या ये एक तरीके से उनको असिस्ट कर सके कि देखो ये कंपनी का ये प्लान है, ये ऐसा है, और वो आगे चल के काम कर सके। The analyst use the information contained in the financial statement presented in the for the use of various users of financial statement। आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलग अलग यूजर्स होते हैं, जिसमें हमने वीडियो भी बना रखी है कौन कौन से भी यूजर्स होते हैं, जैसे आपके क्रेडिटर, मार्केट में इन्वेस्टर, आपकी जो है ऑनर, और साथ ही साथ शेयर होल्डर। ये सारे लोग क्या करते हैं? ये चाहते हैं कि उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चले कि एक्चुअली में कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ताकि वो आगे चल के उस कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं या नहीं, कहीं उनको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, वो सब चीज़ें जान सकें। तो इसीलिए एनालिस्ट जो होता है वो क्या करता है? वो उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि प्रेजेंट है मार्केट में, जो कि लोगों के लिए प्रेजेंट है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए प्रेजेंट है, जो है उनके लिए अवेलेबल कराई जाती है, उसी स्टेटमेंट को उठा करके पढ़ता है। The primary objective is to analyze the entity's cash generating and profit earning ability in the subsequent year। अब जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, जो फर्स्ट ऑलमोस्ट जो प्रायोरिटी वाला ऑब्जेक्टिव होता है इस स्टेटमेंट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करने का, वो ये होता है कि एनालिसिस किया जा सके कि फ्यूचर में आने वाले कुछ सालों में जो है वो कंपनी, वो एंटिटी का कैश जनरेटिंग यानी कहाँ से उसका प्रॉफिट आएगा, कहाँ से उसका टर्नओवर आएगा, कहाँ से उसका प्रॉफिट अर्निंग होगा, तो प्रॉफिट अर्निंग की एबिलिटी कितनी होगी, वो सारी चीज़ें, कैपेबिलिटी कितनी होगी, वो सारी चीज़ें उसके बारे में एनालिसिस की जा सके, आने वाले कुछ सालों तक उसका क्या सीन रहने वाला है। In this discussion, financial analysis is meant as analysis of financial information available to the external user of the entity। यानी इसके डिस्कशन में हम जो बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब हम वही कर रहे हैं, वही यहाँ पे मतलब है कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि एक्सटर्नल यूजर्स के लिए अवेलेबल होता है। एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो फाइनेंशियल एनालिस्ट जो होते हैं वो एक तरह से ज्योतिषी का काम करते हैं, जो कि कुंडली देखते हैं। कुंडली क्या है? यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी कंपनी की, एंड देन उसके बारे में प्रोजेक्शंस बताते हैं कि भैया ये हो सकता है। The financial information is made available to the external user in the following three statements।
अब इन 3 स्टेटमेंट के तौर पे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल की जाती है एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। सबसे पहला बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो होती है किसी एंटिटी की, वो डिस्क्लोज करती है कि उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कि भैया ये कंपनी जो है एक पर्टिकुलर डेट पे, जैसे 31 मार्च पे जो है बुक्स क्लोजिंग होती है, तो उस डेट पे कंपनी क्या सिचुएशन में थी, क्या कितने उसके पास जो है एसेट्स थे, कितने उसकी लोन थी, कितनी उसकी देनदारी थी, कितनी उसकी लेनदारी थी, ऑनर ने कितना कैपिटल लगा रखा था, एंड अदर सो ऑन थिंग्स जो है वहाँ पे शो की जाती है बैलेंस शीट में। नेक्स्ट फिर आपका आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जिसको आप कह सकते हो एक तरीके से कि आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की तरह जो है सारी डिटेल्स उसमें होती है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम विच डिस्क्लोज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, यानी यहाँ पे क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होती है कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कहाँ से इन्होंने जो है पैसा जनरेट किया, कितना टर्नओवर, कितना जो है रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ, कितने उसमें से जो है इनका टैक्स गया, कितना जो है इनके अदर एक्सपेंसेस गए, वो सारी चीज़ें आपकी जो है इसमें इंक्लूड होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि दिखाता है कि कंपनी ने कैश कहाँ से जनरेट किया। कैश हेयर मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश एंड बैंक यहाँ पे दोनों को इंक्लूड किया जाता है कि कहाँ से इनके पास इतना मेजर पैसा आया, कहाँ पे इन्होंने उस चीज़ों को इन्वेस्ट किया, क्या कोई नई इन्वेस्टमेंट खरीदी गई है, क्या कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट बेच दी गई है, क्या कोई एसेट बेच दी गई है, क्या कोई एसेट खरीदी गई है, कितना टर्नओवर से जो है इनका पैसा जनरेट हुआ, रेवेन्यू से कितना पैसा जनरेट हुआ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना पैसा जनरेट हुआ, वो सब चीज़ें जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक नज़र में आपको दिख सकती हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो विच डिस्क्लोज द रिसिप्ट एंड पेमेंट्स इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि सबसे सिंपल भाषा में बोला जाए तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स कितनी कितनी हुई है उसके बारे में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से दिख जाता है। अब जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, मतलब थोड़ा सा जो है ये एक आप कह सकते हो एक अच्छा प्रोफेशन है, क्योंकि बहुत इसमें आपको जो है एक तरीके से मास्टरी अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा आप लाइफ में जो है आगे अपने करियर में अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। तो इसीलिए वो सिर्फ यही 3 स्टेटमेंट नहीं पढ़ते, इनके अलावा भी कुछ देखते हैं। वो क्या होता है, वो डीपली स्टडी करते हैं अबाउट ऑल दीज थिंग्स एज वेल एज इसके अलावा कुछ होते हैं। वो क्या है, इन एडिशन द एनालिस्ट यूज द एंटिटीज नोट्स टू अकाउंट, यानी वो नोट्स टू अकाउंट्स को भी बहुत डिटेलिंग में पढ़ते हैं। जैसे आप देखो कि बैलेंस शीट अगर आप किसी कंपनी की उठाओगे, उसका जो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ P&L उठाओगे, तो आपको वहाँ दिखेगा कि एक एक ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे नहीं होती। अगर ऐसा होता तो आपको क्या पता है क्या होता कि अगर आप रिलायंस की P&L उठाते ना, तो एक नोटबुक भी कम पड़ जाती अगर वो एक एक चीज़ डिटेलिंग में उसी जगह दिखाएंगे। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हाट दे डू इज एक समराइज होता है और वहाँ पे नोट्स टू अकाउंट लिखा होता है कि भाई जैसे इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख दिया उन्होंने, 1 लाख करोड़ या जो भी उनका वैल्यू होता है, उसके अलावा वहाँ पे एक वैल्यू वो दिख देते हैं, उसके अलावा एक नोट्स टू अकाउंट्स वो डाल देते हैं। अब वो नोट्स टू अकाउंट्स जो डल जाता है उनका, वो अपने नोट्स टू अकाउंट्स का नंबर डाल देते हैं एक तरीके से, और फिर वो नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल में डालते हैं कि ये 1 नंबर मतलब ये चीज़ें जो है इंक्लूड की गई हैं, तो उसको कहा जाता है नोट्स टू अकाउंट, जहाँ पे आप डिटेल में एक एक चीज़ देख सकते हो। एंड बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड मीटिंग्स होती है तो उसकी रिपोर्ट्स जनरेट होती है, उसकी रिपोर्ट्स बाहर आती हैं कि भाई बोर्ड मीटिंग में क्या फैसला लिया गया, क्या लोग कितने सहमत थे, कितने नहीं थे, क्या मीटिंग्स थी। बोर्ड मीटिंग्स लिखी जाती हैं, उनके मिनट्स लिखे जाते हैं, मीटिंग्स नहीं मिनट्स लिखे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो देखते हैं, उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर ने क्या रिपोर्ट दी है, टू फर्दर interpret the financial statement more effectively and to place reliance on the information। ये सब क्यों पढ़ा जाता है, ताकि और ज़्यादा अच्छे से जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटरप्रेट हो सके, और ज़्यादा उसको डिटेल स्टडी हो सके, और जितना ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन लेकर के आप अपनी डिटेलिंग बनाओगे, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर के आप एक निष्कर्ष पे पहुँचोगे, तो वो निष्कर्ष पे जो है रिलायबल होगा, थोड़ा सा आप उस पर जो है ज़्यादा भरोसा कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है मैंने 3 नहीं बल्कि 6-7 चीज़ें देखी हैं, और जितनी चीज़ें अवेलेबल थी सब उठा करके छान मारी है, और मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ आती है, तो दैट मस्ट बी गुड एंड दैट मस्ट बी मोर रेलिवेंट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।